जय हिंद। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि आप लोग का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम जो है वो 25 फरवरी को है। ठीक है, उसके लिए जो है आप लोग का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का पहला वीडियो लेकर आए हुए हैं, है ना। सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का ये पहला वीडियो है। उसी तरह से आप लोग कॉर्नर में देखे होंगे कि ये 1 लिखा होगा, तो उसी तरह से दूसरा वीडियो भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट को जरूर सेव कर लीजिएगा और वहां से सारा का सारा वीडियो देखिए। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग का टारगेट गोल रखा गया है वो गोल को अचीव कर पाए। तो फिलहाल तो हम लोग इसमें एक एक करके हम लोग ऐसे करते हैं कि जिस तरह से एग्जाम है ना, जैसे जैसे एग्जाम का सब्जेक्ट का डेट है उसी तरह से जो है आप लोग के लिए वीडियो लाते जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी के था हिंदी के लाए, उसके बाद विज्ञान था तो विज्ञान को लाया गया, संस्कृत को छोड़ दिया गया है, अभी सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद इंग्लिश और गणित। इस तरह से धीरे धीरे आते रहेगा। एक दिन ऑब्जेक्टिव आता है तो उसका अगला दिन जो है उसका सब्जेक्टिव आता है। और ये प्रश्न जो भी है वो मॉडल सेट 2022 का है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव है। वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके और उसके बाद जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जो है वो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है आप लोग का सारा अपडेटेड वहां रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ जो है वो सबसे पहले से हम लोग चालू करेंगे कि 2-2 नंबर का जो रहेगा सब्जेक्टिव में 2-2 नंबर का रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं या फिर तो आपका क्या तात्पर्य है। तो रीडर पेस्ट जो है एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी थी जो मवेशियों, भैंस हो गए और कई अन्य पालतू एवं जंगली जानवरों को जो है प्रभावित करती थी। तो अगर देखा जाए तो एक लाइन में तो रीडर पेस्ट क्या है, तो रीडर पेस्ट एक पशुओं में फैलने वाला प्लेग की तरह एक बीमारी है ना। बहुत तेजी से फैला हुआ था पशुओं में, जितने भी तरह के पशु होते थे उन सभी पशुओं में जो है बहुत तेजी से फैलने वाला एक तरह का बीमारी है रीडर पेस्ट, ठीक है, जो कि जंगली जानवर, पालतू जानवर, हर तरह के जानवर को जो है बहुत प्रभावित किया हुआ था। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में 18वीं सदी में शुरू हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन 18वीं सदी में शुरू किया गया था और इसे पहली औद्योगिक क्रांति भी बोला जाता है। यह 18वीं सदी के मध्य से लेकर 1830 तक, है ना, 18वीं सदी के मध्य से लेकर 1830 तक चला था और ज्यादातर ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन तक ही ये सीमित था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि घर में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों का नाम लिखना है ना। संसाधन यहाँ होगा घर में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन, है ना। 2 ऊर्जा संसाधन कौन है, तो घर में इस्तेमाल होने वाला 2 ऊर्जा संसाधन जो है वो एलपीजी और जैव गैस, है ना। ये दोनों जो है 2 बोला था कि 2 ही बताना है। तो एलपीजी हम लोग घर में जो है वो प्रयोग करते हैं और जैव गैस जो होता है जिसको हम लोग गोबर गैस वगैरह ये बोलते हैं, ये सारी चीज। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल, है ना, संस्कृति कॉलेज में जो है, हाँ, संस्कृत कॉलेज में बंबई में ये किया गया था, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और ह्यूम ने महासचिव के रूप में जो है वो कार्यभार को संभाला था और व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का। फिर से एक बार समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा, गोपाल दास तेजपाल, है ना, संस्कृत कॉलेज में बंबई में ये चीज बनाया गया था, स्थापना किया गया था कांग्रेस पार्टी का। और जिसमें कि 72 उस समय 72 प्रतिनिधि शामिल थे और ह्यूम को जो है महासचिव का कार्यभार दिया गया था, MO ह्यूम करके है ना। और व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो था अध्यक्ष चुन दिया गया था सबसे पहले। पांचवा प्रश्न आता है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां को लिखने बोला है ना। तो 2 चुनौती, यहाँ बहुत सारा चुनौती लिखा हुआ है, आप लोग जो है वीडियो को रोक कर सारा चुनौतियां पढ़ लीजिएगा। पहला चुनौती था भ्रष्टाचार, है ना। लोकतंत्र में जो है पहला चुनौती चैलेंज हो जाता है वो भ्रष्टाचार। नेताओं और आपराधिक रिकॉर्ड और निजी संपत्ति से जुड़ा भ्रष्टाचार एक चुनौती है। उसी तरह से मतदान का दुरुपयोग, है ना, मतदान का महत्व का एहसास न होने पर होने की वजह से लोग अपना वोट गलत तरीके से जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, शिक्षा का अभाव है और अव्यवस्थित राजनीतिक दल है। तो ये सारा चीज जो है वो चैलेंजेबल है। नेक्स्ट आता है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा पैसे या धन का रूप है जिसके इस्तेमाल करके जो है जीवन में जो भी चीज जरूरत पड़ता है उसको खरीदारी और बिक्री किया जाता है मुद्रा का प्रयोग करके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे चीज। नेक्स्ट आता है 7वां नंबर प्रश्न की उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछला बार हो सकता है कि प्रश्न आया था, ठीक है। उदारीकरण का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों, व्यापार और कारोबार पर लगाए गए सरकारी नियमों और प्रतिबंध को कम करना या फिर तो हटा लेना।
ठीक है। उदारीकरण के जरिए लोगों को कारोबार और आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा आजादी दी जाती है। सीधा सीधी आप लोग समझिए कि उदारीकरण क्या होता है, सरकार के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध को हटा लेना ही जो है वो उदारीकरण कहलाता है। क्या कि सरकार के द्वारा जो भी जो है दूसरे देश के साथ में बिजनेस किया जाएगा और उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और वो प्रतिबंध को हटा लिया जाता है, तो उसी को जो है वो उदारीकरण बोला जाता है। आई होप कि इसको समझ में आया होगा। ताकि उदारीकरण हो जाए, अगर जो भी अवरोध लगा हुआ है वो हट जाए, तो व्यापार जो है और भी अच्छा से मिलजुल के जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 3-3 नंबर का 6 प्रश्न रहेगा, 6 का ही उत्तर देना है आपको, है ना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना, वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया की, है ना। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है कि जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलजुल कर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। आप लोग समझिए मेरा भाषा में वैश्वीकरण क्या होता है। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, अपना देश की जो अर्थव्यवस्था है और उसको जो है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में मिला लेना। मतलब अपना देश में, भारत में कोई कंपनी है और वो कंपनी अगर दूसरा देश में भी वही कंपनी खोला हुआ है, या फिर तो दूसरा देश की कंपनी है और भारत में आपको खोल दिया है कंपनी को, मतलब दूसरा देश में भी है और अपना इंडिया में भी खोला हुआ है, मतलब एक देश की कंपनी, कोई देश की कंपनी है और उसका ब्रांच अलग अलग देशों में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। ये अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की महिलाओं कामगारों ने स्पैनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किए। ठीक है। तो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में जो है वो बनाया गया था क्या, स्पैनिंग जेनी मशीन, और ये उन उद्योग में कताई की प्रक्रिया में तेज कर दी थी और उसमें मजदूर की मांग जो है घटा दिया गया था। मजदूर, स्पैनिंग जेनी जब मशीन आया तो मजदूर की संख्या कम हो गया, मजदूर को उतना जरूरत नहीं पड़ने लगा था। तो ब्रिटेन की महिलाएं सोची कि अब हम लोग को जो है वो काम नहीं दिया जाएगा, तो मशीन को जो है वो ये सब फोड़ना तोड़फोड़ करना शुरू कर दी थी। तो ब्रिटेन के हथकरघा कारीगर को लगा कि जो है हम लोग का जो है मशीन, नया मशीन आ गया तो हम लोग का रोजगार जो है छीना जाएगा। अब इस तरह से जो है ये वजह था और उसके चलते जो है वहां की महिलाएं जो थी वह मशीन को ही जो है खतरा समझने लगी और ब्रिटेन की महिलाएं जो था स्पैनिंग जेनी मशीन पर जो है हमला करके तोड़फोड़ करना शुरू कर दी थी। सिंपल सी भाषा है कि जब स्पैनिंग जेनी मशीन आया तो महिलाओं को लगा कि हम लोग का रोजगार छीन जाएगा, मशीन ही सारा काम कर देगा, तो हम लोग फिर कैसे कमाएंगे, कैसे हम लोग जो है वो खाएंगे, है ना। तो इसलिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हम लोग का रोजगार छीना जाएगा ऐसे में, इसलिए वो लोग जो है तोड़फोड़ करना शुरू कर दी थी। आई होप कि समझ में आया होगा। 10वां नंबर प्रश्न लोग देखेंगे कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं जो और उसके उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताना है। देखिए भारत का एक खाने वाला फसल का नाम बताना है सबसे पहला तो, और उसको उगाने के लिए 2 तरह का भौगोलिक दशा क्या क्या होना चाहिए वो चीज बताने बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं चावल का ही हम लोग ले लेते हैं। भारत में 2 सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो चावल और गेहूं है। चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां जो है, चावल के लिए तापमान जो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और इसके विकास के लिए जो है वो उच्च आर्द्रता भी जो है आवश्यकता होती है। इसे 100 सेंटीमीटर जो है वो से अधिक वर्षा भी होना चाहिए। चावल देखिए बोला है कि भारत में जो है प्रमुख जो है वो खाने वाला चीजें जो है चावल है, तो चावल जो है, और गेहूं का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लिए हुए हैं। गेहूं और चावल को देखेंगे तो चावल में क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, वर्षा जो होना चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। उसी तरह से गेहूं की खेती में वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार है कि यह एक प्रकार के रबी फसल है, इसको ठंडे के समय में गेहूं को लगाया जाता है और पकने के समय इसका तेज धूप चाहिए होता है ना। और बढ़ते जो है समुद्र में अच्छी तरह से वितरित 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर मतलब वर्षा होना चाहिए, है ना। जो चावल में जो वर्षा होना चाहिए 100 से अधिक सेंटीमीटर और गेहूं में जो है 50 से 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है कि राजनीतिक दल क्या है, या फिर तो आप राजनीतिक दल से क्या समझते हैं। तो राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने और चुनाव लड़ने के लिए जो है वो संविधान बनाने तथा सरकार के गठन करने के लिए जो है ये चीज बहुत ज्यादा राजनीतिक दल का जरूरत पड़ता है। अभी एक बात समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज का पहचान अगर बनाना है तो उसका कुछ तो नाम होना चाहिए, फिर तो मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल ही है तो उसका नाम तो होता है ना। उसी तरह से राजनीतिक दल का एक नाम होता है और उसी दल के थ्रू जो है वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, लोगों को भरोसा जीतते हैं, लोगों पर जो है वो अपने अपने वादे रखते हैं, उसके बाद जो है वो सरकार बनाते हैं, उसके बाद नियम कानून भी बनाते हैं और शासन करते हैं। लोकतांत्रिक जो है, लोकतंत्र किस रूप से एक उत्तरदायी शासन है। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करती है क्योंकि देश के सभी शिक्षित तथा जागृत नागरिक इस बात के बारे में ध्यान रखते हैं कि लोगों के पास अपना प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है।
ठीक है। जैसे कि हम ही है या फिर तो आप भी हैं, अगर 18 साल प्लस हो जाएगा तो आपको वोटर आईडी बनेगा, ठीक है। उससे आप लोग का अधिकार एक मिल जाएगा, तो आप जो है अपना प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अब आप किस प्रतिनिधि को चुनिएगा? जो अच्छा काम करेगा। तो अगर जो है अगर अच्छा काम जो नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको तो नहीं चुनिएगा। इसलिए जो है एक उत्तरदायी शासन होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो कोई भी चुनेगा नहीं, जनता लोग नहीं चुनेगा। अगर वह ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा तो उसके पास सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार भी होता है कि नहीं, अब ये सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये सर अब आगे है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद, है ना। अतिरिक्त मुद्रा वाले और जरूरतमंद लोगों के बीच में बैंक किस तरह से काम करता है ना। देखिए, जिसका पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, बहुत ज्यादा पैसा है, और जिसका पास एकदम नहीं है ना, कम पैसा है ना। यहाँ ज्यादा पैसा है और जिसका पास कम पैसा है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में बैंक जो है कैसे काम करता है, तो इसको आप डिटेल में समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को कहां जमा कर देते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। और वो बैंक में जमा करते हैं, उसके बदले में उन लोगों को जो है ब्याज मिलता है। जैसे कि मेरा पास बहुत ज्यादा पैसा है, अब हम कुछ जो पैसा जो है काम नहीं आ रहा है तो हम बैंक में जमा कर देंगे, और बैंक में जमा किए तो उसके बदले में जो है ब्याज मिलेगा, और वहां धन भी जो है हम लोग का पैसा भी सुरक्षित रहेगा। अब बैंक जो है क्या काम करता है कि अपना पास 15%, मतलब जितना पैसा जमा हो रहा है बैंक के पास, जैसे मान चलिए कि अगर 1 लाख रुपया जमा हुआ है बैंक के पास टोटल, तो वो 15,000 रुपया अपना पास रख लेगा, और बाकी का पैसा को वो क्या करेगा, किसी को जरूरत है ना, ऋण में दे देगा। और अगर ऋण नहीं ले रहा है तो वो जो है वो आरबीआई के पास जमा कर देगा, या फिर तो किसी ऋण दे देगा। 15% अपने पास रखता है बैंक, और उसके बाद जो बच जाता है उसको जरूरतमंद को, व्यक्ति को जो है उधार दे देता है। और वो व्यक्ति जो है वो उधार जो लेता है ऋण, उसको ब्याज देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ समझिएगा कि मेरा पास पैसा बहुत ज्यादा है और हम बैंक में जमा कर दिए हैं, तो बैंक हमारा 2% अगर ब्याज देगा, हम बैंक में जमा पैसा किए और जो पैसा जमा किए 15% रख के वो दूसरा को दे दिया जरूरतमंद व्यक्ति को, अब उससे 8% ब्याज लेगा। अब ये क्या किया कि 2% हमरा दे दिया, 8% जो जनता को दिया ऋण के रूप में उससे लिया, और 2% हमरा दे दिया। उसका बाद बचा किसके, कितना प्रतिशत इसके पास? 6%। तो ये 6% जो है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। तो जमाकर्ता को ब्याज देता है उधार देने वाले से अधिक ब्याज, जिसको उधार दे रहा है उससे ज्यादा ब्याज लेता है, और जो जमा किया उसको कम ब्याज देता है। उसका बीच में जो अंतर बचता है वही जो है वो बैंक का लाभ होता है, वही बैंक का कमाई होता है। तो आई होप कि ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्य के बारे में बताना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 जो है वो उद्देश्य के बारे में बताना है। तो पहला उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमों की तहत चलाना और उन नियमों को लागू करना होता है। व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाना होता है, व्यापार में भेदभाव को रोकना होता है, ये सारा चीज। अब जो है ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है। और WTO जो है एक प्रमुख घटक है, ये एक कार्यकारी तंत्र है, एक व्यापार जो है व्यापार आयोग भी है। ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर के 4 प्रश्न रहेगा। उसको देखने से पहले कि अभी तक अगर आप चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अगर नहीं जुड़े हुए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अपना प्ले लिस्ट को जो है जरूर से सेव कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको जितने भी वीडियो या फिर तो रिवीजन करना हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से तुरंत जो है वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉन्ग प्रश्न को, G77 से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो G77 जो है विकासशील देशों के एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकासशील देशों के सबसे बड़ा मंच है। इसका स्थापना जो है 15 जून 1964 के किया गया है, और इस संगठन का मकसद जो है विकासशील देशों के आर्थिक हितों को बढ़ावा और सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाना। ठीक है, विकासशील देश मतलब जो है जो देश अभी विकास नहीं किया हुआ, विकास कर ही रहा है, उसको बोलते हैं विकासशील देश। और विकसित देश जो पूरी तरह से विकसित कर चुका है ना। G77 को ब्रिटेन वुड का जुड़वा संतान भी बोला जाता है। इस संगठन का गठन उन देशों ने किया है जो ब्रिटेन वुड्स के संस्थापक देशों के कुछ गुलाम थे, है ना, कुछ के गुलाम थे। हम लोग देख लेंगे आगे प्रश्न कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष में विस्तार की चुनौतियां क्या है ना। लोकतांत्रिक शासन के समक्ष में जो है एक चुनौती भी है, तो क्या चुनौती है? तो सबसे पहला चुनौती कि स्थानीय सरकार को ज्यादा ताकत देना, संघीय सिद्धांत को संघ की सभी इकाइयों तक पहुंचाना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, चुनावी सुधार करना और राजनीतिक सुधार करना, ये सारा चीज। 17 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को विवेचना करना है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या काम होता है। तो उपभोक्ता जो है उपभोग में मुद्रा का भूमिका, जैसे ही हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है ना, कोई भी चीज को जो है वो लेना है या फिर तो सेवा देना है तो उसके लिए मुद्रा जरूरत पड़ता है। इसलिए हम अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तु तथा सेवाओं को क्रय कर सकते हैं मुद्रा से। ठीक है, उसी प्रकार जो है व्यापार में मुद्रा की भूमिका के द्वारा व्यापारिक
क्रियाकलाप सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से जो है वस्तु क्रय करके और उसको दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। इस तरह से आप लोग और भी पॉइंट जो है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? भारत में जो है सौर ऊर्जा, सबसे पहली बात कि सौर ऊर्जा जो है वो प्रदूषण नहीं करता है। क्या क्या वजह है इसको देखते हैं, है ना। भारत में सौर ऊर्जा जो है का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा भविष्य उज्जवल है इसलिए कि भारत में साल से ज्यादातर दिन जो रहता है वो धूप वाला रहता है, और खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है बहुत ज्यादा धूप रहता है। तो सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय संसाधन है, जो कि जो है वो कभी जो है वो नहीं मतलब हटेगा, है ना, कभी जो है ये चीज। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा, ये पर्यावरण का हानि भी नहीं पहुंचाता है, किसी तरह से धुआं नहीं निकलता है, तो मतलब पर्यावरण के ये किसी प्रकार को जो है हानि नहीं पहुंचाता है। और उसके बाद जो है वो सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण में लागत भी कम हो रही है। उसी तरह से भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह तरह की योजना भी चलाया हुआ है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कई कामों में भी किया जा सकता है, जैसे खाना बनाना हो गया, पानी गर्म करना हो गया, दूध में कीटाणु रहित, ये सारा चीज जो है वो तरह तरह की चीजें। और सौर ऊर्जा बिजली बनाने से जो है जीवाश्म ईंधन संरक्षण में भी मदद करता है। तो ये सारा चीज जो है और भी लाभ है, उसका आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है सो, ठीक है। और भी यहाँ भारत सरकार ने 2022 तक जो है वो 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा उत्पादन करने का जो लक्ष्य भी रखा हुआ है। लास्ट एक प्रश्न आता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि चावल कौन कौन राज्य में जो है उत्पादित होता है। चावल उत्पादित राज्य का नाम जो है वो हम बताते हैं कि यहाँ जो है आप लोग का पंजाब है ना, पंजाब है। सब आप लोग लिख दीजिएगा, ए नंबर लिख के, जैसे कि आंसर नीचे में लिखिएगा, है ना, ए लिख के, ए में कौन था, पंजाब था, तो पंजाब ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा, है ना। उसी तरह से डी में क्या है, तो यहाँ आई हो कि हरियाणा होगा, है ना, तो डी लिख के हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में चावल बहुत होता है। उसी तरह से यहाँ बी लिखा हुआ है, बी की जगह में क्या है, आई थिंक कि उत्तर प्रदेश यहाँ है, तो यूपी लिख दीजिएगा। उसी तरह से ई की जगह में जो है वो बिहार है, तो यहाँ ई लिख के और बिहार लिख दीजिएगा। उसी तरह से इधर पश्चिम बंगाल है, सी में पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल लिख दीजिएगा, है ना, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से जो है चावल उत्पादन जो है, मैप से एक प्रश्न आएगा और खाली 4-5 नाम लिखिएगा और 5 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। तो मैप वाला जो है बहुत रटवाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए कितना हम नाम लिखे, 4 से 5 नाम लिखे ना, इतना ही नाम लिखे ना, इनमें से जो है वो 5 नंबर मिल जाएगा। बस खाली आप लोग को मैप में समझना है कि कौन राज्य किस जगह पर है सो, ठीक है। तो ये आप लोग का सब्जेक्टिव था। अब जो है आप लोग का जो सब्जेक्ट होगा, मतलब जो सामाजिक विज्ञान के बाद जो एग्जाम का फाइनल एग्जाम में जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा। इसी तरह से आप लोग का जो है ये पहला वीडियो था, बहुत सारा वीडियो आएगा और अपना आप लोग गोल का जो है वो अचीव करना भूलिएगा नहीं। जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है आप लोग को हर तरह से मदद करेगा। चैनल के साथ और भी दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर कोई का जो है वो मदद मिले और हर कोई जो है वो अपना टारगेट जो है उसको अचीव कर पाए। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिए, मैं तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।